बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसका लेक्चर 4 है और उसका सेक्शन 6 है। डियर फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ रिपील। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा इसमें से क्वेश्चन भी आया था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द रिपील, पास्ट पेपर में। और आगे भी जो है वो चांसेस हैं कि वो दोबारा ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो ना सिर्फ आज मैं आपको सेक्शन 6 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि जब एक सेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसको कैसे फिर खुद ब खुद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बंदा जो है वो लिख सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल सामने रखेंगे कि अगर इफेक्ट ऑफ अपील का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हमने एक कंसेप्चुअली पढ़े क्वेश्चन को हमने जो है कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, जो एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो आज लेक्चर है, जो हमारा आज है वो है इफेक्ट ऑफ रिपील। अच्छा, इससे पहले कि आपको ये लेक्चर पढ़ाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिपील रिपील से मुराद क्या है। देखिए, एक होता है टर्मिनेट हो जाना, एब्रोगेट हो जाना, ठीक है, या किसी एक्ट का खत्म हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट हो जाना। तो उसको हम रिपील नहीं कहेंगे, वो तो वन वे है ना। रिपील क्या है? रिपील ये है कि एक एक्ट के थ्रू दूसरे एक्ट को क्या कर देना, दूसरे एक्ट को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, इसको कहते हैं रिपील। एक एक्ट के थ्रू दूसरे एक्ट को क्या करना, खत्म कर देना, इसको हम लेंगे, इसका मतलब रिपील। वैसे आप देखेंगे ब्लैक लॉ डिक्शनरी से कि रिपील का क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको आप जो है वो याद करेंगे। अच्छा, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर न्यूली अनेक्टेड एक्ट के अंदर जो है, लॉ के अंदर जो है, एक रिपील क्लॉज होता है। उस रिपील क्लॉज में वो बात कर रहा होता है उस पिछले एक्ट की, या तो वो उसको खत्म कर रहा होता है टोटली, या उसकी वो कुछ प्रोविजंस की बात कर रहा होता है कि भाई ये वाली प्रोविजन उसकी रिपील की जाती हैं, ये वो होता है एक रिपील एंड सेविंग। रिपील यानी से रिपील का उलट क्या है, सेविंग। तो रिपील का मतलब है पिछले को एंड कर देना, सेविंग से मुराद है उसके कुछ जो उसकी प्रोविजंस हैं उसको इनफोर्स रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब हम जरा इसकी ना एक दो जो है वो एग्जांपल्स जो हैं वो हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इवन ये जो है आपका, अच्छा, अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। देखिए, इसका आर्टिकल 266 है, जिसमें वो कहता है द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक टुगेदर विद दिस इज हियर बाय रिपील्ड। लो जी, समझ आ गई आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये पिछला जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या कर रहा है, रिपील कर रहा है। तो फिर रिपील में कितने प्लेयर होते हैं भाई? मैं इसलिए आपको पक्का कर रहा हूँ, इसलिए पक्का कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट देना है वो डिपेंड ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करता है कि रिपील में मोस्टली दो प्रोविजन जो है वो प्ले करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये 1997 का एक्ट है, लेकिन इसका सेक्शन 39 किसको रिपील कर रहा है? वो जो प्रीवियस वन था ना, ये तो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको खत्म किया गया। इधर वो आई थिंक 1991 का था एंटी टेररिज्म एक्ट ना, ये है रिपील एंड सेविंग। ये था सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज स्पेशल कोर्ट एक्ट 1975। तो पिछला एक्ट ये था और ये रिपील्ड एक्ट हो गया, और इसको रिपील करने वाला कौन सा एक्ट है जो नया है, वो है 1997 का एक्ट। ठीक है, अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो फिर हम एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा, ये फैमिली कोर्ट एक्ट है आई थिंक। ठीक है, नहीं, ये वो शरीयत एक्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले लॉ ये था कि औरत को कोई शेयर नहीं मिलता था, औरत को कोई शेयर नहीं मिलता था उसमें से एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से।
जो थी वो क्या कहती है अर्बन प्रॉपर्टी में से। लेकिन 1997 में एक्ट आया, 1937 में शरीयत एक्ट आया, फिर 1948 में शरीयत एक्ट आया, ठीक है, फिर 1962 में शरीयत एक्ट आया जिसने ये कहा कि अब औरत जो है, जिसका आई थिंक दैट कि वो सेक्शन था वो क्या कहते हैं ये वाला सेक्शन 3, जिसने कहा कि लिमिटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। क्या मतलब? अब इसका मतलब ये है कि अब जो वारस होगा उसको पूरा पूरा कुरानिक शेर के मुताबिक जो है वो हिस्सा मिलेगा। तो फिर नीचे जाके तो ये देखें इसमें भी रिपील एंड सेविंग क्लाज है, ठीक है। तो रिपील क्लाज में आप देखें उसने जाके जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है शरीयत एक्ट जो है 1937 और ये 1935 भी है, इन सबको वो क्या कर रहा है, वो रिपील कर रहा है। तो आपको समझ आ गई कि हर नए एक्ट के अंदर जो है वो एक प्रीवियस वन के लिए जो है वो प्रीवियस एक्ट को रिपील करने का एक एक्ट जो है। इसी तरह सीआरपीसी में देखें आप, तो सीआरपीसी में वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये सेक्शन 3 जो है वो कुछ इसको क्लियर कर रहा है, रेफरेंस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील एनेक्टमेंट्स व्हाटसोएवर। इसी तरह जो पीपीसी है, पीपीसी जो है, ठीक है, इसमें भी ये देखें सेक्शन 5 है, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ सम एक्सटेंड उसकी बात जो है वो कर रहा है। तो अब मैं आप जो आपसे बात करना चाह रहा था वो ये बात करना चाह रहा था मैं आपसे कि जो रिपील होता है उसमें टू एनेक्टमेंट्स का जिक्र होता है। और जो फर्स्ट एनेक्टमेंट जो होती है वो क्या होती है, एनेक्टमेंट और रिपीलिंग दी प्रीवियस एनेक्टमेंट, जो प्रीवियस वन को क्या कर रही होती है, वो कर रही होती है। और एक होती है सेकंड एनेक्टमेंट, वो क्या कर रही होती है, वो एनेक्टमेंट बीइंग रिपील्ड, ठीक है, जो कि रिपील हो रही होती है, जो कि रिपील हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना वो आगे चलते हैं और मैंने आपके लिए ना कुछ लिखा है सेक्शन 6 के हवाले से ना, तो वो मैं आपको जरा जो है वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, ये इफेक्ट ऑफ रिपील, जो सेक्शन 6 पढ़ना है, कहता है आ रिपीलिंग क्लॉज इज अ क्लॉज, A repealing clause is a clause in an enactment repealing the previous enactment। ये repealing clause की definition जो है वो मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं in other words enactment जो bold है उसकी बात हो रही है, mean an enactment through which previous enactments are being repealed and the previous enactment is the enactment which is going to be repealed। क्यों जी, इसकी भी समझ आ गई। अच्छा, आगे वो कहता है नाउ अंडर सेक्शन 6, अब हम जरा सेक्शन 6 को देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 को देख लेते हैं वो क्या कहता है। सेक्शन 6 ये कहता है where this act or any central act or regulation made after the commencement of this act। अच्छा, ये उसने 3 चीजों की बात की है, where this act, जनरल क्लॉजेज एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट यानी कोई भी फेडरल लॉ और रेगुलेशन, ये 3 चीजें हैं मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसको करते हैं रिपील्स एनी एनेक्टमेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि एक वो एनेक्टमेंट होगी जो रिपील कर रही है, तो सेक्शन 6 जो बात करता है ना वो कहता है कि चाहे इस एक्ट के थ्रू, चाहे किसी सेंट्रल एक्ट के थ्रू, चाहे किसी रेगुलेशन के थ्रू जो है वो क्या है जी कि किसी दूसरे एनेक्टमेंट को रिपील किया जा रहा है। अब मेरी एक बात सुने, मसलन ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, तो ये किस में आएगा, ये रिपील्ड एनी एनेक्टमेंट में आएगा या ये सेंट्रल एक्ट में आएगा। 1973 का आइन जो है
जो 1973 का आइन है वो आएगा सेंट्रल एक्ट में, और जो मसलन ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात हो रही है किसकी, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन किसकी डेफिनेशन में आएगा, रिपीलिंग एनी एनेक्टमेंट में, जिसको रिपील किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 क्या है जी, वो सेंट्रल एक्ट है, और उसके थ्रू जो है वो ये जो किया जा रहा है सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज स्पेशल कोर्ट एक्ट, जिसको रिपील किया जा रहा है, वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो आएगा रिपील्स एनी एनेक्टमेंट में। किस में आ जाएगा, रिपील्स एनी एनेक्टमेंट में। तो आपको समझ आई है, उसने कहा है कि तीन तरीके से एक एनेक्टमेंट जो है वो रिपील हो रही है, इस एक्ट के थ्रू, जनरल क्लॉजेज एक्ट के थ्रू, या किसी सेंट्रल एक्ट के थ्रू, या कोई भी हो सकता है, सीआरपीसी हो सकती है, पीपीसी हो सकती है, या किसी रेगुलेशन के थ्रू हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये देखें, नाउ अंडर सेक्शन 6 अमेंडमेंट एनेक्टमेंट मीन वो जो जनरल क्लॉजेज एक्ट इटसेल्फ या एनी सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। अच्छा, अब ये देखें ना इधर, ये इसको भी साथ मिला के बने, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन 6 जो है, ये जो बात कर रहा है उन एनेक्टमेंट्स की बात कर रहा है जो इसके बाद वजूद में आई। किसके बाद, 1897 के बाद में आई है। उसमें ये एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट खुद भी शामिल है, उसमें कोई भी 1897 के बाद का सेंट्रल एक्ट, जैसे सीआरपीसी है तो वो 1898 की है, वो हो सकती है, लेकिन पीपीसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बिफोर कमेंसमेंट है। ठीक है। तो दिस एक्ट आर रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है, वो कह रहा है अंडर सेक्शन 6 एनेक्टमेंट में भी जनरल क्लॉजेज एक्ट या एनी सेंट्रल एनेक्टमेंट या एनी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो क्यों भी आपको समझ आई। अच्छा, और प्रीवियस एनेक्टमेंट से उसकी क्या मुराद है, प्रीवियस एनेक्टमेंट में भी एनेक्टमेंट मेड। और अच्छा, अब एक और चीज देखें बच्चों, वो ये कहता है एनेक्टमेंट, अब जो प्रीवियस एनेक्टमेंट है वो कौन सी हो सकती है, देखें। अच्छा, यहाँ दो वर्ड जो हैं वो ईदर टू और हेयर आफ्टर ये इस्तेमाल हुए। अच्छा, इनको मैं जरा ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, इधर टू से क्या मुराद है, मैं फर्ज कर ले, मैं ये कहता हूँ कोड 1860। ठीक है। और हेयर आफ्टर से क्या है, मैं कहता हूँ जी सीआरपीसी। देखें, जनरल क्लॉसेज एक्ट कब बना था, 1897 में। तो हेयर टू से मुराद वो क्या, इधर टू से क्या मुराद कह रहा है कि जो आज से पहले बन चुकी हैं, और देयर आफ्टर से क्या मुराद है, जो 1897 के बाद बनी है। तो बच्चों, वो पता क्या कहना चाहता है इस जजमेंट में, इस सेक्शन में, वो कहता है कि जब कोई भी ये एक्ट या कोई सेंट्रल एक्ट या कोई रेगुलेशन जो है वो रिपील्स करती है किसको, एनी एनेक्टमेंट को। कौन सी एनेक्टमेंट, हिदर टू मेड, जो के पहले से बनी हुई है, इस एक्ट से पहले बनी हुई है, और हियर आफ्टर, या इस एक्ट के बाद बनी हुई है, टू बी मेड, हियर आफ्टर टू बी मेड, जो इसके बाद बनेगी, देन अनलेस डिफरेंट इंटेंशन पीरियड द रिपील शैल नॉट। अच्छा, मैं अब आपको आसान अल्फाज में बताने लगा हूं, फिर मैं आपको ना ये हिदर टू और हेयर आफ्टर का ना जो है वो मतलब जो है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है। एनी एनेक्टमेंट हिदर टू का मतलब ये है कि जो इस जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से पहले बनी हुई थी, और हियर आफ्टर टू बी मेड का मतलब ये है कि फर्ज करें 2020 में
जारी बात है सेक्शन 6 तो फिर भी होगा। तो 2020 में आके कोई इनेक्टमेंट बनी है। तो कहना ये चाहता हूं कि सेक्शन 6 जो है वो ना सिर्फ 1897 के बाद वाली एनेक्टमेंट्स को भी रिपील करने पे अप्लाई होगा, और अगर वो एनेक्टमेंट कोई 1897 से पहले की है तो उस पर भी अप्लाई होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई 18 मतलब पीपीसी 1860 जो है वो रिपील होने जा रही है, ठीक है, तो वो कहाँ किस तरह से इस सेक्शन के स्कोप में आएगी? वो इस तरह से ईदर टू, यानी जो पहले से बनी हुई थी। और अगर फर्ज कर लें सीआरपीसी को रिपील किया जा रहा है तो सेक्शन 6 कैसे अप्लाई होगा? हेयर आफ्टर, कि जो 1897 के बाद बनी होगी, यानी तो उसके लिए भी सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी है, जिस एनेक्टमेंट के थ्रू रिपील करना है उस पे लिमिट ये है कि वो इस एक्ट से कमेंसमेंट के बाद की हो। देखें, यानी वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जिस एनेक्टमेंट के थ्रू, यानी सेक्शन 6 अप्लाई कब करेगा? जब एनेक्टमेंट जिसके थ्रू प्रीवियस एनेक्टमेंट को क्या करना है, रिपील करना है, वो एनेक्टमेंट जो है वो 1897 के बाद की होनी चाहिए। डन। लेकिन जिसने रिपील होना है वो पहले की भी हो सकती है, इतनी सी बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे मैं आपसे एक एग्जांपल के साथ जो है वो आप लोगों से पूछता हूं कि जी ये फर्ज कर लें, ये है पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ठीक है। तो मैं कहता हूं इसमें फर्ज करें एक रिपील का सेक्शन है, फर्ज कर लें। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या इस पे सेक्शन 6 अप्लाई करेगा? फर्ज कर लें सेक्शन 6 इस पे जो है वो सेक्शन 6 जो है, नहीं, सबसे पहले तो ये करें ना कि आप मैं सेक्शन फर्ज कर लें कि अच्छा, मैं आपको पता क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये ना आपके सामने है डिवोर्स एक्ट 1869। डिवोर्स एक्ट 1869 है आपके सामने। फर्ज करें कि इसमें एक सेक्शन है रिपील का। तो अब आप मुझे बताएं कि वो जो सेक्शन 6 वो जो रिपील का सेक्शन होगा उस पे ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 6 अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वो कहता है कि सेंट्रल एक्ट आर मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जबकि ये डिवोर्स एक्ट कब बना है? 1869 में। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेक्शन 6 है वो सिर्फ अप्लाई होगा उन एनेक्टमेंट्स के ऊपर जो कि 1897 के बाद की हैं, और वो एनेक्टमेंट्स वो जिनके थ्रू प्रीवियस एनेक्टमेंट क्या की जा रही है? रिपील की जा रही है। अच्छा, और जब रिपील की बात की जाएगी, जो रिपील हो रही है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो 1897 के बाद की भी हो सकती है और वो 1897 से पहले की भी हो सकती है और वो 1897 के बाद की भी हो सकती है। तो मैं अब इसकी रीडिंग करता हूँ। वो कह रहा है वेयर दिस एक्ट, ये एक्ट हो, यानी आर एनी सेंट्रल एक्ट या कोई भी सेंट्रल या रेगुलेशन हो मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली ये जो मिला के पढ़ना है ना, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो सिर्फ ये सेंट्रल एक्ट के साथ मिला, आर रेगुलेशन के साथ मिला के पढ़ना है, इस वेयर दिस एक्ट के साथ मिला के नहीं पढ़ना। यानी एनी सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर दिस कमेंसमेंट। अच्छा, और वो आफ्टर द कमेंसमेंट और वो सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन क्या कर रहे हो? रिपील एनी एनेक्टमेंट, जो किसी एनेक्टमेंट को रिपील कर रहे हो। कौन सी एनेक्टमेंट? ईदर टू मेड, चाहे वो 1897 से पहले की बन चुकी हो, या या वो बाद में बनी हो, बेशक 2020 में बनी हो,
तो उस सूरत में क्या होगा, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, इसको बाद में करते हैं, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट। ठीक है, तो अब आगे वो जो क्वेश्चन पेपर में आया है वो शुरू हो रहा है कि उसके जो है वो अफेक्ट्स के हैं। तो डियर एस्पिरेंट, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। तो जो है वो इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं कि प्रीवियस एनेक्टमेंट जो हो सकती है वो एनेक्टमेंट मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट भी हो सकती है, और वो कोई भी एनेक्टमेंट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम उसके इफेक्ट्स के ऊपर चलते हैं कि जब एक एनेक्टमेंट जो कि 1897 के बाद बनी है, जब वो क्या कर रही हो, किसी भी एनेक्टमेंट को रिपील कर रही हो, तो वो जो रिपील होगा, यानी वो जो रिपील किया जा रहा है वो क्या करेगा, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग not in force or existing at the time which the repeal takes effect। अच्छा, इसको मैंने जो है वो इस तरह से लिखा है। पहला फैक्ट ये है, वो ये है कि द रिपील शैल नॉट रिवाइव, यानी गिव न्यू लाइफ, जिंदा करना ना, anything not in force or existing at the time which the repeal shall take effect। लो जी, सबसे पहले ना मैं आपको ये ना एक एग्जांपल बताता हूँ जुबानी, फिर वो बेसिकली केस लॉ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, और पेपर में आपने उसको इलस्ट्रेशन बना के जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो एक बात मेरी याद रख लें आप कि ये जो आप लोग, अगर आप में से कोई केस लॉ भी लिख रहा है ना, केस लॉज भी तैयार कर रहा है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है डियर एस्पिरेंट्स, और ना ही ये हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट है। केस लॉ की जरूरत वहां पे होती है जहां पे कोई लैंडमार्क जजमेंट हो, बेल के ऊपर हो गया, रिमांड के ऊपर हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन में केस लॉ ढूंढना, लिखना वो पॉसिबल ही नहीं होता कि पेपर वाले दिन वो आपको याद रहे। सिर्फ आपको वो सेक्शन और जर्नल कॉन्सेप्ट याद रह जाए तो वो काफ़ी होता है। ठीक है, तो लिहाजा आप इसके ऊपर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, केस लॉ ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ कि वो आपको याद नहीं रहने। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल देने लगा था, और फिर वो एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको बताने लगा था। बात यह है कि कानून शहादत आया 1984 में, और उससे पहले था लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट था पता नहीं 1872 का। अच्छा, कानून शहादत ने यह कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए 2 विटनेसेस का होना जरूरी है। ठीक है, ये कानून शहादत ने कहा। लेकिन जो पहला एविडेंस एक्ट था वो कहता था एक भी चलेगा, एक गवाह भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये कि कोर्ट ने एक दावा डिसाइड कर दिया, दावा दायर हुआ 1983 में सीएल डीड की बुनियाद पे। ठीक है, तो 1984 में कानून शहादत आ गया, तो उसके बाद वो दावा डिसाइड हुआ, तो वो जो डिफेंडेंट था, जो उसके कौंसल थे, उन्होंने कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि जनाब इसका दावा खारिज करें क्योंकि इसने 2 गवाहान पेश नहीं किए। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि दावा दायर हुआ था 1983 में, वो दायर हुआ था, उस पर अप्लाई होना है एविडेंस एक्ट 1872। तो उसमें जो था, उसमें सिर्फ एक गवाह की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी, और 1984 में आया कानून शहादत। लिहाजा अगर उसने एक गवाह पेश किया है तो पुराना लॉ अप्लाई होना है, उसमें 1984 का जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होना। तो अब मैं आपको जो है ना वो जो है वो लीगल सेंस में बताता हूँ, वो मैं आपको लीगल सेंस में बताने लगा हूँ कि उसी प्रोपोजिशन को, वो क्या है, द रिपील। रिपील क्या, वो 1984 कानून शहादत में लिखा होगा ना कि पिछला एविडेंस एक्ट रिपील किया जाता है। शैल नॉट रिवाइव, रिवाइव का मतलब गिव न्यू लाइफ। ठीक है, एनीथिंग, कि वो किसी भी चीज को जिंदगी नहीं देगा। कौन सी चीज को,
not in force or existing at the time which the repeal shall take effect, यानी वो चीज उस चीज को पैदा नहीं किया जाएगा जो चीज उस वक्त थी नहीं जिस वक्त उस एक्ट को क्या किया गया, रिपील किया गया। क्या मतलब, जब 1984 में कानून शहादत ऑर्डर बना और जब एविडेंस एक्ट को रिपील किया जा रहा था उस वक्त कोई ऐसा कानून नहीं था कि दो गुहान पेश किया जाए। तो वो जो अब रिपील हो रहा है कानून शहादत में, जो रिपील किया जा रहा है उसको, वो जो है वो एविडेंस एक्ट जो है, सॉरी, एविडेंस एक्ट के वक्त की जो होगी लिटिगेशन जो होगी, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो उसमें किसी ऐसी चीज की डिमांड नहीं करेगा जो उस वक्त था ही नहीं। अच्छा, मैं ना आपको ये एग्जांपल पढ़ के, ये केस ला ये पढ़ के बताता हूँ, तो फिर आपको एक दफा दोबारा इसको मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, a plea raised by the petitioner was that the respondent failed to produce two attesting witnesses. Thus, the disputed sale deed was not proved in terms of Article 79 of Kanun Shahadat Order validity. Validity क्या है? To prove execution of a document deed under Section 68 of Evidence Act 1872, examination of one attesting witness was required. Repeal of any law under Section 6 of General Clauses Act does not affect anything not in force or existing at the time when the repeal has taken place. When the repeal had taken place, यानी जब उसको रिपील किया जा रहा था एविडेंस एक्ट को, उस वक्त ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि दो विटनेसेस होने चाहिए। तो लिहाजा वो जो रिपील का जो सेक्शन है कानून शहादत का, वो जो पहले का जो लॉ है, वो उसमें किसी किस्म की जो है वो क्या कहते हैं कि वो उस लॉ को, पहले वाले लॉ को जो है वो कतन जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, न्यू लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ऑर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दी 1984। डिस्प्यूटेड सेल वाज scribed in the year of 1963 and the suit was filed in 1983. Disputed sale deed having been scribed and the suit filed prior to the promulgation of 1984, execution of the deed was to be proved in the light of 68 of Evidence Act and not under Article 79 of Kanun Shahadat. Both the crew had relied upon the dispute. क्यों बच्चों? तो फिर आपको इसकी समझ आ गई कि रिपील शैल नॉट रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इनफोर्स समझ लेना। ठीक है, एनीथिंग, वो द रिपील शैल नॉट रिवाइव, the repeal shall not revive, give new life anything not in force or existing at the time when the repeal shall take effect। यानी अगर किसी एक्ट को, प्रीवियस एक्ट को रिपील किया जा रहा है तो उस वक्त कोई ऐसा लॉ प्रज्यूम नहीं कर लिया जाएगा, किसी ऐसे लॉ को जिंदगी नहीं दी जाएगी जो कि रिपील होते वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी वो प्रीवियस लॉ में जो मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो होप के मैं खपा तो बड़ा हूं कि आपको समझ आ जाए। अब आगे चलते हैं, अगर अब भी नहीं समझ आती तो फिर रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट, बाकी सारे आसान ही हैं। वो क्या है? इफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट so repealed or anything duly done or suffered thereunder। ठीक है, अब ये क्या है? द रिपील शैल नॉट, अब मैंने इसको मिला के जो है वो लिखा है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट so repealed or anything duly done or suffered thereunder। देखिए, आप मेरी एक बात सुने,
एक नया एक्ट आया, एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके तहत अब एटीसी कोर्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या था, सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी स्पेशल एक्ट 1875, और ये केस चलते थे आम क्रिमिनल कोर्ट्स में। और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत क्या बने, स्पेशल कोर्ट्स बने, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि जो 1975 से लेके 1996 तक इस एक्ट के तहत जो कोर्ट्स बनी, जो फैसले होते रहे, जो सजाएं दी जाती रहीं, जो मुख्तलिफ किस्म के काम एविडेंस लिखे जाते रहे, वैसे सुनी जाती रहीं, क्या इस ये जब सेक्शन इसको रिपील करेगा तो वो रिपील जो इस एक्ट के तहत जो कुछ हो चुका है, क्या वो उसको अफेक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। फर्ज करें इस एक्ट ने सजाएं बढ़ा दी, जबकि इस एक्ट में छोटी छोटी सजाएं थी, इस एक्ट में छोटी छोटी सजाएं थी, तो क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि जी के मसलन जब ऑफेंस हुआ 1997 से पहले, ठीक है, और इसी के तहत उस बंदे को सजा दे दी गई, ठीक है, तो बाद में ये एक्ट आ गया, तो अब कोई बंदा अपील करे जी कि उसको 1997 वाले एक्ट के तहत सजा दें, तो क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो बच्चों, यही तो वो कह रहा है, वो ये कहता है द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट सो रिपील्ड, यानी जो उस एक्ट के तहत जो है वो जो भी एक्टेड अपॉन यानी इम्प्लीमेंटेशंस हुई उस एक्ट के तहत वो हुआ, या एनीथिंग डन, या कोई एविडेंस लिखा गया ड्यूली डन और सफर देयर अपॉन, या किसी को कुछ सजा दी गई, ठीक है, तो वो जो रिपील है वो पहले वाली इनेक्टमेंट के तहत जो कुछ हुआ वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई? पहला ये था कि रिपील की वजह से जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब जो नए एनेक्टमेंट का जो लॉ है वो पिछले एनेक्टमेंट पे भी अप्लाई हो, ये पहला असूल था। और दूसरा जो असूल है वो ये है, आरूज बेटा मुझे पानी पिलाओ, इधर ही है, अच्छा, और यहाँ बोतल पड़ी होगी इधर ना, अच्छा, या दूसरा जो है वो ये है कि नीचे से ले आओ, जो रिपील जो है वो जो पहले वाली इनेक्टमेंट है उसके ऑपरेशन को, जो रिपील जो है वो पहले वाली जो एनेक्टमेंट है, सब सीक्वेंट एनेक्टमेंट है, और दूसरा जो था वो ये था कि वो पहले वाली जो एनेक्टमेंट है उसके तहत जो भी हो चुका है, जो भी एक्शंस लिए जा चुके हैं, वो उसको भी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है जी? तीसरा ये है इस तरह द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी acquired, accrued or incurred under the law, के यानी द रिपील शैल नॉट, अगर पहले वाले लॉ के तहत जो कि रिपील्ड किया जा रहा है उसके तहत अगर किसी पार्टी की फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रहा था या किसी प्रॉपर्टी की कोई ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी बन रही थी, तो वो जो रिपील है वो उस लायबिलिटी या उस राइट को भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ये देता हूँ कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट था 1964 का, वो ये कहता था, उसका सेक्शन 10(4) था, वो ये कहता था कि वाइफ विल रिटर्न होल डावर इन ल्यू ऑफ खुला, कि अगर बीबी ने खुला लेना है तो वो क्या करेगी कि वो सारे का सारा जो है वो जो डावर है वो क्या करेगी, वो वापस करेगी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर इसमें देखें तो इसमें वाइफ की जो है वो क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। क्या कि वो लायबिलिटी बन रही है कि वो रिटर्न ऑफ होल डावर, कि वो पूरा डावर जो है वो या रिटर्न करे या सरेंडर करे। और जो हस्बैंड है उसका राइट बन रहा है क्या, टू टेक बैक होल डावर। लेकिन जो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 था, उसका जो सेक्शन 10(5) था, उसने कहा कि अब क्या होगा, उसने कहा अब ये होगा कि जो वाइफ है या तो वो 25% वाइफ विल रिटर्न 25% ऑफ पेड डावर और सरेंडर 50% ऑफ अनपेड डावर और डेफर्ड डावर। ठीक है, तो अब मेरी एक बात सुने, अब एक बात सुने मेरी कि यहाँ पे वाइफ की जो लायबिलिटी और राइट जो है, यहाँ पे वाइफ की एक लायबिलिटी थी और हस्बैंड का एक राइट था कि वो पूरे का पूरा जो है वो क्या करेगा, कि वो पूरे का पूरा डावर जो है वो वापस लेगा। अगर फर्ज करें कि ये फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत ये वाली जो पहली 10(4) की प्रोविजन है इसको रिपील किया जा रहा है, तो क्या वो जो पहले वाली लिटिगेशंस होंगी उसमें जो हस्बैंड के राइट और वाइफ की लायबिलिटीज होंगी, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएंगी? नॉट एट ऑल। तो यही बात वो कहना चाहता है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी acquired, accrued or incurred under the law so repealed, under the law so repealed। क्या मतलब कि जो हस्बैंड का एक राइट था 2015 से पहले कि वो पूरा डावर जो है वो क्या करेगा, वो वापस लेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा अगर बाद में 2015 में नया लॉ आ जाता है और पहले वाली जो प्रोविजन है वो क्या हो जाती है, वो रिपील हो जाती है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल भी है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मसलन ये मुस्लिम शरीयत एक्ट जो है 1962, ये मसलन ये वाले दो जो एक्ट थे, इसमें जाहिर बात है बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था 1918 1937 वाले एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी लीगल एयर थे उनका राइट था कि वो सारी प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन 1962 में एक्ट आ गया कि नहीं, अब बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर 1962 में पिछले एक्ट को रिपील किया जा रहा है, तो पिछले एक्ट के तहत जिन लोगों के राइट क्रिएट हो चुके थे और वो सारा शेयर ले चुके थे, वो 1962 वाला वो रिपील का सेक्शन उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। ये भी हो गया, अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी एक्वायर्ड, अक्रूड और इंकर्ड अंडर एनी एनेक्टमेंट सो रिपील्ड। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट एनी पेनल्टी, forfeit or punishment incurred in respect of any offense committed against any enactment so repealed। लो भाई, ये तो है ही बहुत इजी कि एक पुराना CRPC जो था या पुराना एंटी टेररिज्म जो एक्ट था, उसके तहत किसी बंदे को सजा दे दी गई या उसकी प्रॉपर्टी फोरफीट कर ली गई या व्हाटसोएवर जो है वो हो गया, तो अब नया जो लॉ आया है, तो वो लॉ वो पहले वाला जो लॉ था उसके तहत जो पनिशमेंट दी गई, पेनल्टीज दी गई, वो उनको किसी सूरत में भी अफेक्ट जो है वो नहीं करेगा। ये डी क्लास जो है ये बहुत इजी है, डी क्लास जो है वो बहुत इजी है। द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी, forfeit incurred in respect of any community any enactment so repealed। समझ आ गई जी मेरी? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है जी, वो कहता है अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग। इसको मैंने कैसे लिखा है, ये है, the repeal shall not affect any investigation
legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeit or punishment as aforesaid। अब यहीं तक रही कि पहले वाले लॉ के तहत जो इन्वेस्टिगेशन हुई या जो लीगल प्रोसीडिंग चली या जो रेमडीज ली गई, ठीक है, एंड इन जो रेमडीज अपील की इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, पेनल्टी, फोरफिट और पनिशमेंट, तो नया लॉ उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे ये एक हिस्सा है। एंड एनी सच इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग और रेमडी मे बी इंस्टीट्यूटेड, continued or enforced, and any such penalty, forfeit or punishment may be imposed as if the repealing act or regulation has not been passed। लो भाई, ये अगर मैंने आपको समझा लिया ना तो बड़ी बात है। आप मेरी एक बात सुने, आप मेरी एक बात सुने कि एक बंदे ने दहशतगर्दी की, ठीक है, उसने वो जो दहशतगर्दी की वो की 1991 में, ठीक है, उसके बाद वो बंदा पकड़ा गया 1998 में। अब बताएं कि उसका ट्रायल जो है वो 1997 वाले एक्ट के तहत चलेगा या 1975 वाले एक्ट के तहत चलेगा? भाई 1975 वाले एक्ट के तहत चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अक्रंस है वो 1997 से पहले की है। तो यही बात तो बच्चों वो कर रहा है, यही बात तो वो कर रहा है। मैं दोबारा उसको पढ़ता हूं तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो वाला हिस्सा ना, वो वाला हिस्सा जो है ना, यहां से दोबारा पढ़ता हूं। एंड any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty for punishment may be imposed as if the repealing act or regulation has not been passed। यानी कि वो पुराना लॉ जो है वो पुरानी चीजों के ऊपर बिल्कुल इसी तरह ही अप्लाई होगा जैसे कि वो नया एक्ट जो है वो बना ही नहीं है। मेरी बात को आपने फॉलो कर लिया? दोबारा बताता हूँ। ये जो लास्ट वन है ये क्या बात कर रहा है, पहले ये कह रहा है कि पहले लॉ के तहत जो राइट्स अवेल कर लिए गए, एक तो उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, इवन उस लॉ के तहत जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई या चल रही थी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुरानी सीआरपीसी के तहत कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, फर्ज करें पुरानी प्रोसीडिंग के तहत कोई प्रोसीडिंग, तो नई सीआरपीसी आ गई, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो है वो ये कहता है कि वो पुराने मैटर वो पुराने लॉ के तहत ही चलेंगे और जो नए मैटर हैं वो नए लॉ के तहत चलेंगे, अनलेस कि वो नए लॉ के अंदर ये लिख दिया जाए कि ये पुराने लॉ पे भी अप्लाई होगा। तो अब आपको इस बात की भी समझ आ गई कि ये जो उसने बात यहाँ पे लिखी, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेक्शन 6 अप्लाई नहीं करेगा अगर इसके खिलाफ जाके कुछ नई चीज बात लिख दी गई है। मसलन अगर नए एनेक्टमेंट में ये बात लिख दी गई है कि भाई जो है वो फर्ज करें उसमें लिख दी गई है कि अब जो पुरानी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसके ऊपर भी नया ही लॉ अप्लाई होगा, तो उस सूरत में वो सेक्शन 6 का वो जो क्लॉज ई है वो जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैंने ना फैमिली कोर्ट एक्ट खोला है आपके सामने ना 1964 का, तो इसमें वो एक बात कह रहा है, इसका ये सेक्शन देखें आप, ये सब सेक्शन 5 है। वो कह रहा है एनी सूट और एनी एप्लीकेशन ऑन गार्डियन विच वाज पेंडिंग फॉर ट्रायल और हियरिंग in any court immediately before coming into force which has been dismissed solely on the ground that such suit application established shall not be anything contained on petition made in that behalf by any party suit having be tried and heard by such court from the stage at which suit application had reached at the। कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा कि जो पहले की जो एप्लीकेशंस हैं ये फैमिली कोर्ट एक्ट से आने से पहले की, उसको भी अब नए लॉ के तहत सुना जाएगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली इस रूल के अगेंस्ट जा रहा है
कि पुरानी प्रोसीडिंग पुराने लॉ के तहत चलनी थी, ये उसके अगेंस्ट जाके वो जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, कि जब उस एक्ट में ही लिख दिया जाए कि नहीं भाई सेक्शन 6 से हट के ये बात होगी, तो फिर वही चीज जो है वो क्या करेगी, वो अप्लाई करेगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। जो हम जनरल क्लासेस एक्ट जो है उसका पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेक्शन 6 को जो है जी वो देखा है, बहुत डेप्थ में देखा है। होप कि आपको इसकी जो है वो समझ भी आई होगी। कोशिश की है कि मैं आपको विद एग्जांपल जो है वो आपको समझाऊं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो रिपील वाला जनरल क्लॉजेज एक्ट का हमने सेक्शन 6 पढ़ा है, ठीक है, ये बेसिकली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सेक्शन आर्टिकल 264 है, हमने वो भी कर लिया है, सेम है दोनों। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, बी केयरफुल, दोनों ही मिलते जुलते हैं। और याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्या जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर जजमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जो है वो एक प्रोविजन जो है उसको जो है वो शामिल करना पड़ा, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं करता। अच्छा डियर फ्रेंड्स, हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जी आप बल्कि आया है कि आप अफेक्ट ऑफ वो लिखें, उसको क्या कहते हैं, अफेक्ट ऑफ रिपील जो है वो आप लिखें। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वहाँ पे जो मोटी मोटी बातें याद रह जाएंगी ना, आपने वही जो है वो वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब फर्ज करें आज हमने एक जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना, तो अगर फर्ज करें कि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको जो है वो हम किस तरह से जो है वो इसको जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो है वो एक हेडिंग बनाएंगे रेलिवेंट लॉ की। ठीक है, और जाहिर बात है उसमें हम लिखेंगे कि सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ठीक है, ये है। अच्छा, अभी ना मैं आपको बताऊंगा ये सेक्शन 6 के साथ ना कोई 4-5 प्रोविजन जो है ना वो मिला के भी पढ़नी है। तो वो जब ये एक्ट एंड होगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेक्शन 24 जो है वो भी बेसिकली सेक्शन 6 की एक एक्सेप्शन है, तो हम उसको भी देखेंगे। और भी सेक्शन 7 ये भी इससे जो है वो, तो वो क्रॉस रेफरेंसेस, या वो क्रॉस रेफरेंसेस तो किसी और एक्ट का होता है ना, बेशक वो इसी में जो है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रॉस रेफरेंसेस में मैं जो अगर किसी और एक्ट का हवाला देना है तो वो जो है मैं वो यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं भी वो ज़रूरी नहीं है तो वो मैं उसको कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो लिखूँगा मीनिंग या डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ रिपील। ये ऑब्वियसली आप ब्लैक स्लैट डिक्शनरी से या कहीं से भी उठा लेंगे, और वो जो है आप जो है वो उसको जो है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा इफेक्ट्स ऑफ रिपील। ठीक है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है मैं उसको जो सबसे पहले जो मैं उसमें जो मसलन हेडिंग, तो बेशक हेडिंग भी आप जो है वो उसको ना दें, या आप हेडिंग भी उसमें जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, हेडिंग क्या बनेगी, नॉट टू रिवाइव एनीथिंग। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली मैं इसको जो है वो मार्कर के साथ उधर जो है वो लिखूंगा। ठीक है, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं जो है वो अपने अल्फाज में मैं लिखूंगा
दी रिपील या रिपील शैल, ठीक है, नॉट गिव बर्थ टू एनी थिंग which was not existed at the time when when repeal took place। ये मैंने अपने अल्फाज में उसको जो है वो मैंने क्या करना है, लिख देना है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है जी, मैं एक इलस्ट्रेशन जो है वो खुद से बना के इसके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन जो है वो, देखिए इलस्ट्रेशन हमेशा आपको दूसरों से क्या करती है, दूसरों से जो है वो क्या करती है, डिफर करती है दूसरों के की निस्बत जो है, ठीक है। अच्छा, अब जो इलस्ट्रेशन है वो हम ये कहते हैं कि if litigation started when कानूनी अच्छा, if a suit for specific performance of an agreement to sell, फर्ज कर लें, was instituted in 1983, ठीक है, 1983। तो फिर आप इसमें लिखें जी, तो 83, द एग्रीमेंट विल बी proved by producing only one marginal witness as per एविडेंस एक्ट 1872 and not by producing two 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 marginal witnesses as per article 79 of कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो मैंने एक एग्जांपल जो है ना, जारी बात है, अगर मैंने इस क्वेश्चन को फुल फ्लैज तैयार किया होता तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा लिख लेता, लेकिन एट द स्पॉट जो है मैं आपको जो है वो लिख के बता रहा हूँ कि वही जो कॉन्सेप्ट हमने सोचे हैं, हम सारे उन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम उनको जो है वो अपने अपने अल्फाज में जो है हम क्या करते चले जाएंगे, उनको जो है वो लिखते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी नंबर 2 पे हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट टू अफेक्ट एनी ऑपरेशन डन अंडर प्रीवियस एक्ट, ठीक है। तो अब लिखेंगे रिपील शैल नॉट affect any operation done or any operation or thing done under the under the under the enactment so repeat, ठीक है। ये भी मैंने अपने अल्फाज में जो है वो लिख दिया इसको, ठीक है। चलिए, अब इसकी आप enactment लिखें if a person was convicted under एंटी टेररिज्म एक्ट 1975, ठीक है, दी subsequent एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 will not affect the operation or will not affect the conviction made under previous act।
ये भी हो गया जी। ओहो, अब हम आगे चलते हैं। जी, उसके बाद नंबर 3 लिखना है, not to affect any not to affect any right or liability, ठीक है, accrued under the enactment so repealed, ठीक है, under the enactment so repealed, so ये करके तो अब बाकी तो आप उसको अपने अल्फाज में जो है वो आप लिख लेंगे। आपने लिखना है shall not affect any right, liability or obligation created under the enactment so repealed, ठीक है। अब आप इलस्ट्रेशन में लिखें, लिखें अमेंडमेंट में लिखें फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 will not affect husband husband of right of taking back whole dower in lieu of khula if decree of khula was made prior to that amendment, ठीक है। तो वो फिर जो उसका राइट है हस्बैंड का, वो उसको जो है वो किसी तरह से भी जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जी आगे चलते हैं। अब जो है जी हम नंबर 4 के ऊपर चलिए, अब करें नॉट टू अफेक्ट एनी punishment made by the made under enactment so repealed, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब ये तो आप लिख ही लेंगे इसको, जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो, तो इसकी एग्जांपल भी आप जो है वो वही वाली लिख सकते हैं कि जो है फर्ज करें कि आप लिखते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 will not affect conviction of a person made under एंटी टेररिज्म एक्ट 1975, ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं, वो क्या है जी, अब हम नंबर 5 इसको जो है वो देखते हैं। नॉट टू अफेक्ट एनी एनी investigation or legal proceeding made under enactment so repealed, ठीक है। तो इसको आप अपने अल्फाज में इजी जो है वो लिख सकते हैं
इसी तरह आप उसकी एग्जांपल भी जो है वो कोई आप इजी सी जो करके वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो है ये इस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने बस वो मोटा मोटा जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो उसका जो है वो आपने लिखना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। ये इफेक्ट लिखने के बाद, वैसे ज़रूरी नहीं है जो मैं हेडिंग अब आपको बना के बताऊंगा, लेकिन आप ये वाली हेडिंग जो हैं इनको भी आप जो है वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग क्या होंगी? अच्छा, ये हेडिंग्स क्या हो सकती हैं? हो सकता है स्कोप, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। तो इसमें आपने लिखना है जी, इस तरह आप लिख सकते हैं सेक्शन 6 will applicable only to the General Classes Act 1897 itself, ये हो गया। और any central law or regulation made before the commencement of only to the general classes and commencement of the said general classes act 1897। चलिए, when said laws or regulations are going to repeal some enactment, ठीक है। तो सॉरी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट, कि ये जो सेक्शन 6 है ये सिर्फ जनरल क्लॉजेज एक्ट या सेंट्रल लॉज या उन रेगुलेशंस पे अप्लाई होगा जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के बाद बने हैं। जब ये लॉ क्या है किसी 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 when said laws are regular going to repeal some enactment. However, however, uh, section 6 is sec- section 6 is applicable to any enactment so repealed whether made before the commencement of General Act 1897 और आफ्टरवर्ड। तो ये हो गया जी इसका स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो आप देखें मैंने जो है वो कोशिश की है कि सेक्शन 6 में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मैं उन सब को जो है वो कवर करूं। तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। होप कि आपको जो है वो समझ आई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, आपने कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।